जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। जो पिछला जो वीडियो था उसमें हम वसा के बारे में हम बताए थे, जिसमें हम बता चुके थे कि हाँ वसा क्या चीज़ होता है, किसमें किसमें वसा पाया जाता है। जैसे हम बताए थे घी हो गया, तेल हो गया, इसमें वसा पाया जाता है। उसका पाचन कहाँ होता है, किस किस प्रोसेस से होता है। एक इमल्सिफिकेशन एंड फाइसिकरण एक प्रोसेस होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, अगर नासा एक एंजाइम्स डालता है जिसको हम लाइपेज एंजाइम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वसा जो है संपूर्ण रूप से क्या होता है, वह पच जाता है। उसके बाद हम बताए थे वसा सबसे अत्यधिक क्या होता है, ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में। और उसमें हम यह भी बताए थे वसा क्या होता है कि जो नवसी उत्तक में जाकर के जमा होता है, ठीक है। अब वसा को क्या कहते हैं, विशेष रूप से संग्रहित भोजन इसलिए कहते हैं कि अब बहुत अधिक मात्रा में यह क्या होता है, यह ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, संग्रहित होता है। और बताए थे वसा क्या होता है, ऊर्जा का रोधक होता है। ऊर्जा को मिस्टेक हुआ, ये ताप का रोधक होता है, ठीक ना। टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है। मतलब ये जो टेम्परेचर, जैसे जो ये वसा है, समझिए ये लेयर एक वसा का लेयर मेरा हाथ है, इधर से अगर दीजिए टेम्परेचर जाएगा तो इसको पार नहीं कर पाता है, ठीक है। और उसके बाद बताए थे वसा जो होता है वह जल में घुलनशील नहीं होता है। यही कारण से क्या होता है, कोई जल है उसमें अगर दिया आप सरसों का तेल डाल देते हैं, कोई भी तेल डालिएगा देखिएगा उसमें घुलेगा नहीं, वह अलग अलग रहता है। वसा क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। घी भी डाल दीजिए जल में तो वह भी घुलेगा नहीं, ऊपर ऊपर आपको दिख जाएगा घी है। वह किस में घुलनशील होता है, वह एल्कोहल में घुलनशील होता है, बेंजीन में घुलनशील होता है, ईथर में घुलनशील होता है। जो एल्कोहल में घुलनशील होता है इसी का इस्तेमाल हम लोग सैनिटाइजर के रूप में किए थे। इस गुण के कारण से हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल क्या कहते हैं, हम कोरोना को मारने में किए थे। किसमें, शरीर के बाहरी सतह में, ठीक है। उसके बाद बताए थे यह वसा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है, ठीक है, और नुकसानदेह भी है। नुकसान इतना है कि मत पूछिए, वो आपको हार्ट अटैक ला सकता है, हार्ट आपका फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये सब समस्या आपको ये कोलेस्ट्रॉल लाता है। गोल ब्लैडर में पथरी का भी समस्या लाता है। ये सब चीज़ के बारे में और आगे भी इसका चर्चा होगा। हाँ, उसके बाद ये आपका कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपका विटामिन डी का भी निर्माण करता है, फायदेमंद भी है। उसका भी आगे और चर्चा होगा। उसका तत्कालिक जो वसा का जो कार्य है वो सब समझा रहे हैं। वसा क्या करता है, हम लोग के शरीर में हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। हार्मोन क्या करता है, शरीर के अंदर का जो भी रासायनिक प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। इतना तक लगभग जो भी वसा का जो भी फंक्शन था वो सब हम कल जो पिछला वीडियोस था उसमें हम समझ चुके थे। आज पढ़ेंगे वसा कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। वसा जो होता है, समझिएगा ध्यान से, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम ये ग्रीन वाला ही क्यों जलता है। चलिए, वसा जिसको हम लोग फैट, किताबी भाषा में हम लोग लिपिड्स कहते हैं। ज़्यादा यूज जो होता है ना, बुक में जो ज़्यादा यूज होता है यह लिपिड्स ही आपका होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप इसको कहते हैं हम लोग सिंपल लिपिड्स। क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, सिंपल मतलब क्या हो गया, सरल हो गया, ठीक है। लिपिड्स मतलब क्या होगा, वसा, सरल वसा। दूसरा आपका आता है कंपाउंड लिपिड्स। क्या आता है, कंपाउंड लिपिड्स। क्या होता है, कंपाउंड लिपिड्स। हिंदी इसका क्या होगा, संयुक्त वसा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वसा। और तीसरा आपका होता है डेराइव्ड लिपिड्स। क्या आता है आपका, डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है व्युत्पन्न वसा। क्या होता है, व्युत्पन्न वसा होता है। अब समझिएगा ध्यान से, इसको हम क्या कहते हैं, सरल कहते हैं, इसको संयुक्त कहते हैं, इसको व्युत्पन्न कहते हैं। सरल वसा उसको कहते हैं जो वसा के पाचन के फलस्वरूप जो नॉर्मली रूप से हमारा बॉडी प्राप्त कर लेता है। वसा के पाचन के फलस्वरूप हम आपको बताए थे कि वसा का जब पाचन हुआ था, वसा का सबसे छोटा रूप क्या था, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल क्या था, वसा का सबसे सूक्ष्मतम रूप था। वह नॉर्मली हमारा जो बॉडी है वह भोजन को, वसा को पचाने के बाद वह प्राप्त करता है। तो जिसमें
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो, किसमें हो, इसमें सरल वसा में क्या होता है आपका वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। जिसमें वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हम सरल वसा कहेंगे। क्या कहेंगे हम, वसीय अम्ल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फैटी एसिड। क्या कहते हैं भाई, फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखिए अब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल वसा कहते हैं। इसी यही दोनों से मिल करके इसी से हम लोग बनाए थे। 3 गो वसीय अम्ल था, वसीय अम्ल कितना था 3, और क्या था ग्लिसरॉल की संख्या कितना था 1 था, ठीक है। इसी से हम लोग क्या प्राप्त किए थे, इसी से हम लोग क्या प्राप्त किए थे भाई, ट्राइग्लिसराइड प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे हम लोग, ट्राइग्लिसराइड। पिछले वीडियोज में इसको समझाया गया, ठीक है। क्या प्राप्त किए थे हम लोग, ट्राइग्लिसराइड प्राप्त किए थे, ट्राइग्लिसराइड। क्या प्राप्त किए थे, ट्राइग्लिसराइड, जो एक तरह से क्या है, यह ट्राइग्लिसराइड क्या है, यह एक शुद्ध वसा है, यानी सरल वसा जिसको से कहते हैं, जिससे हमें क्या होता है ट्राइग्लिसराइड जो प्राप्त होता है एक तरह से उसी के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग शुद्ध वसा कह रहे थे। क्या कह रहे थे हम लोग, शुद्ध वसा कह रहे थे। शुद्ध वसा मतलब क्या हो जाएगा, यह ट्रू फैट। क्या हो जाएगा भाई, यह ट्रू फैट हो जाएगा। अब देखिए ये किसका था वर्णन अभी था हम लोग के बीच, यह था आपका सरल वसा का। सीधी सी बात है, वसा पाचन के फलस्वरूप जो उसका न्यूनतम जो रूप प्राप्त करता है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में, उसको हम कहेंगे, हम सरल वसा कहेंगे। संयुक्त मतलब क्या होता है, मिला जुला। संयुक्त मतलब क्या होता है, मिला जुला। इसका मतलब क्या होता है, यह तो आपका रहेगा ही, सरल वसा का रूप रहेगा ही, वसा तो रहेगा ही, वसा के साथ साथ कुछ अलग भी चीज मिला हुआ रहेगा। वसा तो इसमें रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा भाई, वसा रहेगा। क्या रहेगा, वसा रहेगा, यानी लिपिड्स क्या होगा, लिपिड्स उसके साथ रहेगा, ठीक है। अब प्लस में क्या होगा, कुछ अदर चीज भी रहेगा। क्या होगा, कुछ दूसरा पदार्थ भी मिला रहेगा। क्या चीज, दूसरा पदार्थ भी मिला रहेगा, ठीक है। अदर पार्ट क्या रहेगा, अदर चीज मिला हुआ रहेगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे देखिए उसमें क्या है, वसा मिला हुआ है, वसा है। अब प्लस में क्या है, वसा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम लिपिड्स कहते हैं। और प्लस में मिला हो जिससे फास्फोरस मिला रहता है। क्या मिला रहता है, फास्फोरस रहेगा, फास्फोरस मिला है। वसा है प्लस में फास्फोरस मिला हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे मिले हुए पदार्थ को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, हम लोग फास्फोलिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फास्फोलिपिड्स कहते हैं, फास्फोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। फास्फोलिपिड्स, यह फास्फोलिपिड से क्या चीज का निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली का। यह जो फास्फोलिपिड्स जो होता है यह क्या चीज का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है, उस चीज को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग का शरीर क्या होता है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जितना भी जीव जंतु है सबका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। जिसमें कोशिका नहीं है वो एक तरह से प्राणी है ही नहीं, वह जीवित है ही नहीं, ठीक है। तो जो कोशिका क्या होता है कि सबसे सूक्ष्म, एक तरह से सबसे सूक्ष्म पार्ट क्या है, कोशिका ही है, ठीक है। और वह कोशिका जैसे समझिए, जो कोशिका जो होता है, यह कोशिका चारों तरफ से एक झिल्ली नुमा संरचना से घिरा होता है, ठीक है। इसी झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, जो भी हम पोषक तत्व जो भी खाते हैं उसी के माध्यम से अंदर जाता है, और जो भी अंदर का गंदगी जो होता है इसी झिल्ली के माध्यम से बाहर आता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यही कोशिका झिल्ली जो है, यही कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करता है। कौन, यह फास्फोलिपिड्स, यही कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये जो व्युत्पन्न वसा थी, सॉरी संयुक्त जो वसा था, संयुक्त वसा का मतलब क्या हो गया कि मिला जुला वसा। क्या हो गया, मिला जुला वसा, मतलब कि वसा तो है साथ साथ में दूसरा कुछ अलग चीज मिला हुआ, यानी फास्फोरस मिला हुआ था। चलिए अब अगला हम क्या देखते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स। क्या है, डेराइव्ड लिपिड्स है। अभी तक जितना भी लिपिड्स था सब में क्या था भाई, वसीय अम्ल था। देखिए इसमें भी क्या, देखिए वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये भी किससे मिलकर बना है, वसा प्लस कोई अदर पदार्थ है। तो वसा में तो
वसी अम्ल होगा ही, ठीक है। और प्लस क्या था, एक अदर पार्ट था, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा वसा कहलाता है जिसमें वसी अम्ल होता ही नहीं है, फैटी एसिड नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिना वसीय अम्ल वाला वसा। क्या कहेंगे, बिना वसीय अम्ल, यानी फैटी एसिड, बिना वसीय अम्ल वाला वसा, ठीक ना। ये एक ऐसा वसा है जिसमें क्या है, वसीय अम्ल है ही नहीं, फैटी एसिड है ही नहीं। वो कौन सा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड, ठीक है। अब स्टेरॉइड थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, स्टेरॉइड क्या चीज है, समझिएगा। स्टेरॉइड भी एक तरह से क्या है, एक वसा ही है। और सबसे अत्यधिक स्टेरॉइड का एक प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है, यह स्टेरॉइड के रूप में क्या है, कोलेस्ट्रॉल जंतु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, स्टेरॉइड है। यह स्टेरॉइड का ही ग्रुप है कोलेस्ट्रॉल। यही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जंतु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला स्टेरॉइड कौन है, यह है कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। चलिए, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बार सुने हैं, हम आपको बताए भी। यह कोलेस्ट्रॉल बहुत फायदेमंद भी है, बहुत घातक भी है। अभी इसके बारे में और बताएंगे, इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में। नॉर्मली समझिएगा, व्युत्पन्न वसा यानी ड्राइव्ड लिपिड उसको कहते हैं जिसमें वसीय अम्ल नहीं हो, जिसमें वसीय अम्ल नहीं हो। उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका स्टेरॉइड हो जाएगा, ठीक ना। स्टेरॉइड का ही एक तरह से क्या है, स्टेरॉइड के ही अंतर्गत आता है क्या आपका, यह कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का क्या है, स्टेरॉइड ही है, इसी का ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। यह कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सबसे अधिक जंतुओं में पाए जाने वाला स्टेरॉइड है, ठीक है। चलिए, 3 प्रकार का यह हो गया क्या, वसा। लेकिन एक बात देख रहे होंगे, ये तीनों प्रकार में सब किसके अंतर्गत घूमता फिरता नजर आ रहा है, या वसीय अम्ल के अंतर्गत घूमता फिरता नजर आ रहा है। इस किसी में इसमें वसीय अम्ल है तो इसी में वसीय अम्ल नहीं है। इसका मतलब वसा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वसीय अम्ल है, यानी फैटी एसिड है। अब जो ग्रुपिंग होगा वह वसीय अम्ल के आधार पे होगा। अब जो ग्रुपिंग होगा वसीय अम्ल के आधार पे होगा। ये 3 ग्रुप में इसको देख लिए, ठीक है। अब जो वसा का जो होगा बंटवारा होगा वह वसीय अम्ल के आधार पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, वसीय अम्ल के आधार पर वसा, ठीक है। वसीय अम्ल के आधार पर जो वसा जो होता है, यानी फैटी एसिड के आधार पर जो लिपिड्स जो है, ठीक ना, वह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे देखिए, कितने प्रकार का होता है ये वसीय अम्ल, कितने प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का होता है। जैसे देख लीजिएगा, वसीय अम्ल भी कितना हो गया, 2 प्रकार का। ठीक है, चलिए देखिए, एक वसीय अम्ल होता है जिसको हम लोग कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम, संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल। दूसरा क्या होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। इसका हो जाएगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप जो देखिए, वसीय अम्ल का खेला पीछे चल रहा था। पीछे जो 3 ग्रुप में बांटे थे, वसीय अम्ल के आधार पर बांट गया था, ठीक ना। और यह वसीय अम्ल जो होता है, यह खुद होता है 2 ग्रुप में। कितना ग्रुप में हो जाता है, यह 2 ग्रुप में हो जाता है। कौन कौन, एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल होता है, एक होता है असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। ये होता है जो संतृप्त और संतृप्त जो रखा गया नाम है, यह हाइड्रोजन के खेल के आधार पर होता है। अब एक चीज इसमें नॉर्मली हम आपको समझाना चाहेंगे, कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके बाद इसके पॉइंट को हम समझाएंगे। चलिए देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर यदि समझते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, मजा से समझते चले जाइएगा, लेकिन बस वही ज्यादा याद करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली देखिएगा, हम एक उदाहरण बनाते हैं इथेन का। क्या चीज का, इथेन का।
इथेन का क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। कार्बन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C2H4+2 क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा इथेन का। ठीक है, बस ये समझ लीजिए C2H6 हो जाएगा, ज्यादा फार्मूला से मतलब हमको नहीं है। क्या हो जाएगा, C2H6 हो गया, जो बना कैसे हम वो बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद देखिए एथीन का क्या हो जाएगा, देखिएगा एथीन जो है, एथीन का क्या हो जाएगा, एथीन का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, CnH2n-2, तो क्या हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा ये H2 हो जाएगा। क्या हो गया, C2H2 होगा, कितना हो जाएगा इसमें, 1 2, चलिए चलिए ध्यान से, क्या हो जाएगा इसमें, आप देखिएगा इसमें क्या चीज करने के लिए हम इसमें बता रहे हैं। चलिए इसमें C2H2 हो गया ना, चलिए देखते हैं। चलिए अब इसको सजाइए, कार्बन 1 2 हाइड्रोजन 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना हो जाएगा, कार्बन 2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 है, एक इधर दे दीजिए, एक इधर दीजिए, 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से कि कार्बन तो दोनों में 2 2 ही है। और तो एक और बात याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, जिस जगह पे जिस एलिमेंट में, ठीक ना, जो भी यौगिक बन रहा है, पदार्थ जो बन रहा है, वहाँ अगर यदि हाइड्रोजन की मात्रा जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है, हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है। सूर्य में जो उतना उष्मा है वह किसके कारण से है, इतना गर्मी किसके कारण से, सूर्य में उतना ऊर्जा किसके कारण से है, इस हाइड्रोजन के कारण से ही है। हाइड्रोजन के आधार पर सोच सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम बना चुके हैं, है ना, कितना भयानक होता है, कितना खतरनाक वह ऊर्जा विस्फोट होता है, ऊर्जा के रूप में विस्फोट होता है ना। तो जितना हाइड्रोजन अधिक होगा ऊर्जा उतना अधिक वह निर्माण करेगा। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ ऐसा क्यों हो पा रहा है, देख रहे होंगे कि 2 कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जहां देखिए 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रहा है, अधिक होगा ही। जहां देखिए 2 कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 कार्बन के बीच क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखिए हाइड्रोजन मात्र क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। अगर यदि देखिए एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये सूत्र थोड़ा चेंजिंग होगा। ठीक है, अगर इसमें हम समझाने के लिए ठीक करते हैं, जैसे कि हम एथीन ना लेकर के हम ले लेते हैं प्रोपीन, ले लेते हैं, क्या लेते हैं भाई ना, प्रोपीन भी लेंगे तो वही हो जाएगा, छोड़िए हटाइए, मतलब समझाने के लिए कह रहे हैं। भाई हम एक इसको हटाइए, एक स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाइए, एक यदि हम बॉन्ड हटाते हैं तो इसको क्या करना, हमको 4 पुराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ भी देना होगा और एक यहाँ भी देना होगा। माने कि कार्बन का 4 बॉन्ड पुराना है, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, दोनों को 4 4 पूरा हो गया। अब देखिए 2 कार्बन के बीच अगर यदि 2 बॉन्ड होता है, क्या होता है, 2 बॉन्ड है, तब फिर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो रहा है, इसकी तुलना में अभी भी क्या है, कम है। अगर यदि फिर एक बॉन्ड हटाते हैं, एक बॉन्ड क्या करेंगे फिर हटाते हैं, तब फिर हमको 2 हाइड्रोजन देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एकल बंधन, एक बंधन के सिवाय जितना बंधन बढ़ता जाता है उतना क्या होते जा रहा है, 2 हाइड्रोजन को क्या करते जा रहा है, घटाते जा रहा है। फिर एक बॉन्ड बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन घट गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर यदि 2 कार्बन के बीच बंधनों की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की संख्या घटेगी, और जहां हाइड्रोजन की संख्या घटेगा वहां ऊर्जा का वैल्यू घटेगा, कहेगी हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत ज्यादा भंडार है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, 2 कार्बन के बीच एक बॉन्ड है तो यहाँ ऊर्जा का भंडार है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ ऊर्जा बहुत अधिक है। और यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन के बीच जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन घट जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा कम होगा। इसलिए कहा जाता है, समझिएगा ध्यान से, यही सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस संतृप्त के साथ होता है और ये वाला प्रोसेस असंतृप्त के साथ होता है। इसमें क्या होता है, आप समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट में देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें 2 कार्बन के बीच, 2 कार्बन के
बीच एकल बंधन होता है। क्या होता है? एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड। क्या होता है भाई? सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन होता है। ठीक है, अब बताइए, जहां एकल बंधन होगा, एक बंधन होगा, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके कारण इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक ना, बहुत अधिक होगा, इसके कारण इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होगा। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है, संतृप्त वसीय अम्ल जो है उसका ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि बॉन्ड के आधार पर हाइड्रोजन बढ़ता है या घटता है। बॉन्ड बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। अब बॉन्ड एक ही है तो हाइड्रोजन अधिक है, यहाँ कम है। वहाँ 3 गो बॉन्ड हो गया था, हाइड्रोजन कम है, यहाँ 1 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन अधिक है। इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, इसमें 2 कार्बन के बीच कितना है, इसमें भी एकल बंधन होता है। लेकिन जो असंतृप्त वसीय अम्ल है, क्या है? वो संतृप्त वसीय अम्ल है, इसमें क्या चीज होता है? इसमें एक नंबर देखिए, इसमें 2 कार्बन के बीच 2 या द्विक यात्रिक बंधन होता है। द्विक यानी डबल या त्रिक यानी ट्रिपल बंधन यानी बॉन्ड होता है। इसमें क्या होगा? 2 कार्बन के बीच क्या होगा? या तो डबल होगा या तो ट्रिपल होगा। यहाँ ट्रिपल हो जाएगा तो और कम हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ डबल होगा तो थोड़ा अधिक होगा, लेकिन इसके तुलना में तो हर हमेशा इसमें कम में हाइड्रोजन होगा। बस मेरा समझाने का मकसद यही था। चलिए अब देखिए, इसको मिटा देते हैं भाई। अब इसमें क्या चीज हुआ? इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या हो गया? बहुत अधिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। इसमें ऊर्जा की मात्रा कम हो गया। अब देखिए, हम इसको पदार्थ पे लाते हैं। कौन सा पदार्थ है भाई जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होता है? ठीक है, जिसमें बहुत अधिक हाइड्रोजन का मात्रा होगा उस पदार्थ को हम रखेंगे इसमें। जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होगा उसको रखेंगे इसमें। तो इसमें अब कौन आएगा भाई? जंतु से प्राप्त वसा। जंतु से जो प्राप्त वसा होगा, प्राप्त वसा जो होगा, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होगी। कौन कौन सा वसा था जो कि जंतु से प्राप्त हो रहा था? घी, याद होगा क्या चीज? घी। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जिसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया, क्या चीज हो गया? घी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया भाई? पनीर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका? चर्बी कह सकते हैं। ठीक है, जो चर्बी ना होता है, मांस सब जो खाता है वो लोग चर्बी सब खाता है, या मांस में भी कह सकते हैं, मांस में भी जो होगा, ठीक है, वह क्या हो जाएगा आपका? यह जंतु से प्राप्त जितना भी जो वसा होगा उस सब में हाइड्रोजन की मात्रा भरपूर रहता है, भरा भरा रहता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यह ऊर्जा हमें बहुत अधिक मात्रा में देता है, ऊर्जा हमें बहुत अधिक मात्रा में देता है। चलिए, हाँ, अब कौन कौन सा वसा है जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा कम होता है? कम हाइड्रोजन वाला इसमें जाएगा, जेकरा में हाइड्रोजन कम है वह ऊर्जा भी कम देगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इसका 2 नंबर में कौन हो जाएगा? पौधे से प्राप्त वसा। क्या हो जाएगा? पौधे से प्राप्त वसा। पौधे से प्राप्त वसा कौन कौन सा हो जाएगा? पौधा से कौन कौन सा वसा जो कि प्राप्त होता है? एक और बात बोले थे हम वसा के बारे में, उदाहरण में बोले थे कि स्वाद बढ़ाने में एक तेल भी काम आ रहा था और घी भी काम आ रहा था। तो घी तो जंतु से प्राप्त होता है, जंतुओं से ना प्राप्त होता है। गाय दूध देती है, दूध से हम लोग घी निकालते हैं, तो जंतुओं से ना प्राप्त हुआ। तो जंतु से प्राप्त वसा में घी चला गया। अब जो तेल बचा है, तेल तो जंतु से नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे तेल किससे प्राप्त होता है? हम लोग को पेड़ पौधा से। किससे? पेड़ पौधा से। अब देखिए, पौधे से प्राप्त वसा का ग्रुप कौन हो गया? ये वाला हो गया। यानी जो पौधा से जो प्राप्त वसा होता है उसमें हाइड्रोजन का मात्रा कम होता है, यानी वह कम ऊर्जा देगा। जिसमें हाइड्रोजन कम वह ऊर्जा कम देगा। पौधे से प्राप्त वसा कौन हो जाएगा? तेल हो जाएगा। और तेल में कौन कौन सा हो जाएगा? बहुत सारा तेल हो जाएगा। जैसे देखिए, सरसों का तेल हो गया। क्या हो जाएगा? सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका? सूर्यमुखी का तेल हो गया।
अब देखिए, रुकिए थोड़ा दिखाते हैं एक चीज का उदाहरण सब और अच्छा से। चलिए देखिए कौन कौन सा हो गया, देखिए ये आपका कौन सा है, देखिए ये हो गया क्या चीज, ये देखिए सनफ्लावर, क्या है, ये हो गया आपका सूर्यमुखी का तेल। ये क्या आपका सूर्यमुखी का तेल का पैकेट है, इसमें सूर्यमुखी का तेल है, ठीक ना। जो सूर्यमुखी जो होता है पौधा होता है, उससे निकाला जाता है इस तेल को, इसको इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, सूर्यमुखी का तेल। एक हो गया सूर्यमुखी का तेल हो गया। और ये देखिए अलसी है, इसको अलसी, अलसी हमको भी नहीं समझ में आया था, किताबी भाषा में था तो, लेकिन जो है ना हम गाँव क्षेत्र में हम लोग इसको चिकना कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, चिकना कहते हैं। ये अलसी होता है, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होता है, जो लट्टू की तरह नचाने में पूरा जो है ना मजा आता है एकदम, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, ये आपका चिकना इसको कहिए या अलसी कहिए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सरसों का तेल। ये क्या हो गया आपका, यह सरसों का तेल हो गया। यह सब जितना सब तेल है, यह सब में क्या आता है, हाइड्रोजन का मात्रा कम होता है। क्यों, क्योंकि यह सब तीनों हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये तीनों का तीनों हमको प्राप्त हो रहा है किससे, हमको पौधा से प्राप्त हो रहा है। यह किसका उदाहरण है, ओ संतृप्त वसीय अम्ल का। किसका उदाहरण है, ओ संतृप्त वसीय अम्ल का। चलिए चलिए, हाँ अब इसमें एक और चीज समझिएगा। देखिए जितना जंतु से बना हुआ जो भी वसा होगा ना, जंतु से प्राप्त जो भी वसा होगा, यह क्या होता है, यह ठंड में, ठंड समझिए लगभग 20 डिग्री ताप पर, लगभग 20 डिग्री से ताप पर, ठीक ना, क्या होता है, यह जम जाता है। देखते होंगे अक्सर, देखिए जो घी जो होता है, घी थोड़ा कम टेम्परेचर होगा ना, ठंड में देखिएगा जम जाता है, जम जाता है कि नहीं, जम जाएगा। पनीर सब भी क्या होगा, कम टेम्परेचर पे थोड़ा क्या कहते हैं, वो टाइट हो जाता है, ठीक ना, जम जाता है, ठीक है। लेकिन यह क्या होता है, ठंड में नहीं जमता है। यह ठंड में यानी 20 डिग्री से ताप के आसपास क्या होता है, यह नहीं जमता है। क्या होता है, नहीं जमता है। अब देखे हैं सरसों का तेल जम जाता है जल्दी, नहीं जमेगा। कोई चीज का भी तेल नहीं जमेगा, आपका जैतून का तेल नहीं जमेगा, अलसी का तेल नहीं जमेगा, सूर्यमुखी का तेल नहीं जमता। ये सब चीज का तेल जमता है, नहीं जमता। तेल क्या होता है, जमता नहीं है। अक्सर एग्जाम से पूछेगा कि जो है ना कौन सा ये वसीय अम्ल है जो क्या होता है कि नहीं जमता है, तो कौन हो जाएगा आपका, वो संतृप्त वसीय अम्ल का ये उदाहरण है। यह संतृप्त, देखिए संतृप्त इसलिए कहते हैं, संतृप्त इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि सब जो है ना हाइड्रोजन जितना था, सब सिंगल बॉन्ड वाला जो था उसको हम लोग संतृप्त कह रहे थे, ठीक है। वो संतृप्त उसको कह रहे थे जो कि जो है ना सिंगल बॉन्ड वाला नहीं था, इसलिए उसको इधर रखे हैं। चलिए अब क्या चीज है इसको लेकर के, और क्या चीज हमको जानना बाकी रह गया है। चलिए हाँ, एक और चीज, इस पे एक चीज समझ लीजिएगा। यह जितना है ना, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, वो संतृप्त वसीय अम्ल का जो ग्रुप देख रहे हैं, यह तेल जितना है, सरसों, जैतून, अलसी, सूर्यमुखी का तेल जो भी है, वो संतृप्त वसीय अम्ल का जितना भी तेल सब आ रहा है ना, जितना भी उसका उदाहरण आ रहा है, वह सबका सब आता है ओमेगा 3 के अंतर्गत। ओमेगा 3 एक समझ लीजिए एक ग्रुप है, जिसमें क्या हो रहा है, एक तरह से समझिए कि जो ना, जो कि शरीर के लिए फायदेमंद तत्वों का एक ग्रुप है, ठीक है। और उसके अंतर्गत यह तीनों, यह सब आता है, जितना भी सरसों, जैतून, अलसी का तेल किसके अंतर्गत आता है, ओमेगा 3। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्या आता है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 रहेगा लिखा, 03, इसी तरह लिखा रहेगा ओमेगा 03, ठीक ना, ओमेगा 3 के अंतर्गत आता है। अभी हम इसके बारे में बताएंगे, कौन हमारे लिए फायदा है, कौन नुकसानदेह है, यह आप खुद तय कीजिएगा। बस हम दोनों का भी विशेषता बता रहे हैं। चौथा, यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। पानी है, पानी देना। चलिए, यह क्या होगी आपका, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, सुनिए ध्यान से, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को लिखिएगा ध्यान से। यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, हम लोग के रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है उसको बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को
घटाता है। अभी तक आप लोग के मन में ये चीज घूम रहा होगा, भाई ये कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रहा है, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा रहा है। आखिर है क्या चीज, कौन हमारे लिए, ये दोनों में से कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन नुकसानदेह है। अब समझिएगा, थोड़ा इस चीज को हम समझा देते हैं। जो जैसा आप काम करते हैं उसके अनुसार से आप यूज कीजिए, सीधी सी बात है। जितना आप ऊर्जा खपत कर रहे हैं उतना आप यूज कीजिए। अगर यदि आप कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, गजब टाइम में लाइट कट, चलिए लाइट कट गई थी बीच में, समझिए ध्यान से। हम कहना यह चाह रहे थे, यह आपका ऊर्जा का भंडार है, यह बहुत अधिक ऊर्जा देता है, यह कम ऊर्जा देता है, ठीक है। अब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यह आपका काम करने का क्षमता के अनुसार से चलता है। जितना आप अधिक काम कीजिएगा आपका उतना अधिक ऊर्जा खपत होगा, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर यदि आप कुछ काम नहीं करते, घर में बैठे रह रहे हैं, नॉर्मल सा वर्क कर रहे हैं, तो आप किसका इस्तेमाल कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, यह कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों हो सकता है, आप अधिक सेवन कर रहे हैं और काम कम करने लगे हैं, ठीक है। तो उस समय यह क्या करेगा, आपको यही जो है आपका मोटापा जो है, यही मोटापा आपको बढ़ा देगा। यही आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को यह क्या करता है, बढ़ाता है। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, यह घटाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को यह बढ़ा देगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाएगा। अब बार बार बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपका हार्ट अटैक का संभावना जो होता है, हार्ट अटैक का भी कारण कोलेस्ट्रॉल बनता है, ब्रेन हेमरेज का भी कारण कोलेस्ट्रॉल बनता है, हार्ट फेलियर का कारण भी कोलेस्ट्रॉल बनता करता है, यही कारण होता है, यही, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा वसी अम्ल क्या चीज़ है। चलिए, अब इसी में कुछ कुछ समझाना चाहेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है। एक और चीज़ आपके मन में चल रहा होगा सवाल कि आप जो बोले कि ठंड में जम जाता है, तो एक और तेल है जो कि ठंड में जमता है, कौन, नारियल तेल। लेकिन नारियल तेल किससे प्राप्त होता है, पौधा से। तो यहाँ तो लिखेंगे कि ये लिखे थे कि असंतृप्त वसी अम्ल में यह पौधे से प्राप्त होता है। पौधे से प्राप्त होने वाला वसा इधर था, तो नारियल तेल भी इधर होना चाहिए। क्या सरसों का तेल इधर है, जैतून का तेल इधर है, अलसी का तेल इधर, सूरजमुखी का तेल इधर है, और एक और चीज छूट गया, सोयाबीन का तेल। किसका, एक और चीज छूट गया यहाँ पे, सोयाबीन का तेल। किसका तेल, सोयाबीन। क्या चीज, क्या चीज छूट गया, सोयाबीन छूट गया, ठीक ना। सोयाबीन भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन भाई नारियल तेल क्यों नहीं, नारियल भी तो क्या पौधे के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन नारियल का तेल किस में आ जाता है भाई, यह संतृप्त में आ जाता है। नारियल का तेल संतृप्त में आ जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि नारियल का तेल क्या होता है, ठंड में क्या होता है, यह भी जम जाता है। और इसमें क्या होता है, नारियल के तेल में हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। नाइट्रोजन के तेल, नारियल के तेल में क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब चलिए, इसका उदाहरण जब यहाँ जो जंतु से प्राप्त वसा था, इसी के साथ साथ एक्सटर्नल अपवाद का कुछ आप लेके चलते हैं, अपवाद वाले प्रश्न को लेकर के चलते हैं। चलिए, अपवाद में ही सबको लिखते हैं। चलिए, अपवाद, अपवाद में क्या हो जाएगा आपका, नारियल का तेल, नारियल का तेल किसके अंतर्गत आता है, संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है। संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ में आ गया है, क्यों आता है, क्योंकि यह ठंड में क्या होता है, यह जम जाता है। इसमें भी हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। हाँ, चलिए, अब एक और क्या होता है, एक और दूसरा अपवाद देखिए। अपवाद थोड़ा आप समझिएगा, जो कंडीशंस था वो समझ लीजिए एक बार, जो कंडीशंस है उस चीज को समझिए, उसके बाद जो जो अपवाद हो रहा है उसको थोड़ा देख लीजिए, बस पॉइंट क्लियर हो जाता है। दूसरा अपवाद आता है, एक कॉड नाम की मछली होती है। क्या आता है, कॉड नाम का मछली होता है, ठीक है। और उस मछली, कॉड नाम का क्या है, एक मछली है, ठीक है। कॉड मछली का नाम है कॉड। कॉड की मछली जो है कि लीवर का तेल, के लीवर का तेल, जैसे हम लोग का लीवर है ना,
हम लोग का भी तो लीवर, हम लोग का भी लीवर इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो कॉड नाम का जो मछली है उसका जो लीवर है उससे जो तेल प्राप्त होता है वह तेल कैसा तेल है, यह किसके अंतर्गत आता है, तेल वो संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है। क्या चीज, वो संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है, वसीय अम्ल के अंतर्गत आता है। आप समझिएगा ध्यान से कि आप बोलिएगा यह तो मछली है, मछली है इसका मतलब क्या है, यह जंतु है। जंतु का तो ग्रुप ये था, जंतु का ग्रुप कौन था भाई, ये था ना। देखिए क्या था ये, देखिए जंतु से प्राप्त वसा, तो जंतु से प्राप्त वसा इधर लिख रहे थे, तो यह क्या हुआ, जंतु से ना है, मछली जंतु है ना। इसके लीवर से जो आप तेल प्राप्त किए हैं इसको आप वो संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत क्यों रखे हैं, क्योंकि इससे जो प्राप्त तेल था उसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या था, हाइड्रोजन की मात्रा कम और अधिक पे, ठीक है। अब इसको क्या किस में रख दिया गया, मछली के तेल में किस में रख दिया, वो संतृप्त वसीय अम्ल में। इसका मतलब जितना वो संतृप्त वसीय अम्ल का जो उदाहरण था, सरसों, जैतून, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ठीक है, ये सब भी किसका ग्रुप था, एक ओमेगा 3 ग्रुप के अंतर्गत ही भी आता था, ठीक है। जितना भी वो संतृप्त वसीय अम्ल है सब किस ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा, ओमेगा 3 के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉड लिवर मछली का तेल भी जो क्या हो जाएगा, यह ओमेगा 3 के अंतर्गत आ जाएगा। दो आप अपवाद देखें, अभी तक क्या देखें, दो अपवाद। क्या देखें, सरसों का तेल पौधा होते हुए भी संतृप्त वसीय अम्ल में आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये कॉड लिवर मछली, कॉड के जो लीवर का जो तेल है यह जंतु होते हुए भी किस ग्रुप में चला गया, यह असंतृप्त वसीय अम्ल में चला गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में चला गया, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, एक समय जिसे देखिए घी घी क्या था, अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करता था। अब देखिए लगातार जब व्यक्ति को ये पता चला कि हाँ घी बहुत अधिक ऊर्जा देता है, जो हार्ड वर्क व्यक्ति लोग कर रहे थे, ठीक है। अब लगातार सभी को क्या हो रहा था, घी का मौजूदगी सभी के पास हो पाना संभव नहीं था। चलिए देखिए, अब देखिए अत्यधिक ऊर्जा के लिए लगातार सबके लिए घी का मौजूदगी हो पाना संभव नहीं था। तो अब क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार विज्ञान को हम समझ रहे हैं, उस चीज के बारे में जान रहे हैं और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबके लिए घी का मौजूदगी होना संभव नहीं था, तो अब क्या किया जा रहा था, तो घी किससे प्राप्त हो रहा था, जंतु से प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना शुरू किए कि हम पौधे से घी प्राप्त करना शुरू किए। अब समझिएगा ध्यान से कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो जो घी वाला जो ग्रुप था इसमें कितना बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। घी वाला जो ग्रुप है, देखिए घी है ना, ये घी ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसमें कितना बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था ना। अब इसमें कितना था, ये डबल बॉन्ड था। अब हम लोग क्या किए, ये कोशिश करने लगे, हम लोग को पेड़ पौधा का तो कमी नहीं है, पेड़ पौधा से जो प्राप्त जो तेल सब था उसका कमी नहीं, बहुत ज्यादा है, जितना उपज करेंगे उतना अधिक होते चला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने लगे, ये कोशिश करने लगे कि हम लोग यह जो पेड़ पौधे से जो प्राप्त तेल है उससे हम घी बनाए। हमको यानी ओ संतृप्त वसीय अम्ल को हम संतृप्त वसीय अम्ल बनाए। क्या करें, ओ संतृप्त वसीय अम्ल को संतृप्त वसीय अम्ल बनाए। बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो आप देखे होंगे क्या हुआ कि यहाँ पर क्या था, यह डबल बॉन्ड वाला था, और ये क्या था, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला था, ये क्या था, सिंगल बॉन्ड वाला था। यानी इस ग्रुप वाले को इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको अपने बॉन्ड की संख्या को घटाना पड़ेगा, यानी यह डबल है तो इसमें सिंगल में कन्वर्ट होना होगा। मतलब समझिएगा ध्यान से, यह क्या करेगा, इसमें देखिएगा, चलिए थोड़ा और बड़ा रखते हैं, चलिए चलिए देखते हैं। चलिए हटाइए, क्या चीज उसमें क्या चीज किए थे, CN एल्कीन का
हाँ चलिए ठीक था चलिए। अब देखते हैं हम लोग को करना क्या चीज़ है कि डबल बॉन्ड वाले को हमको सिंगल बॉन्ड वाले में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग लेके चलते हैं कोई और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए हम ब्यूटेन का उदाहरण लेते हैं। क्या लिए हम? ब्यूटेन का उदाहरण लिए। ब्यूटेन भी क्या हो गया, एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 हो गया, कार्बन 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, +2 क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। ओह ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा समझाने भर। प्रोपेन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, C3 आज कितना 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए एक प्रोपेन हो गया, एक लेते हैं प्रोपीन। क्या लेते हैं भाई, एक प्रोपीन लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या चीज़ अंतर होता है, कार्बन 3 है, 1 2 3, ठीक ठीक। चलिए हाइड्रोजन सबको मिलेगा, सब एक एक बॉन्ड में होगा, ठीक है। चलिए 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा, यह संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण हुआ, ठीक है। अब इसमें आकर के देखते हैं तो 2 कार्बन 3 कार्बन हुआ, हाइड्रोजन कितना है 6 है, ठीक है। 1 2 सबको 2 2 दे दो, जब 6 है तो सबको 2 2 दो, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो रहा है, 2 कार्बन के बीच कितना बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है। ये दोनों कार्बन के बीच क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है। अब देखिए हम लोग क्या किए, जैसे घी की मात्रा हम लोग के पास घटने लगा, हम लोग अब क्या करेंगे, या जो संतृप्त वसीय अम्ल जो था, यानी जो पौधे से प्राप्त जो तेल सब जो था, हम उस तेल सब से क्या करेंगे, हम घी बनाएंगे। तेल से क्या बनाएंगे, हम घी बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस तेल सब में क्या था, ये डबल बॉन्ड था, और इस डबल बॉन्ड को हटा करके हमको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो अब बताइए डबल बॉन्ड को हटाना है, जैसे देखिए इस डबल बॉन्ड है, इसको आप हटाइए। क्या कीजिए, इसको आप हटाइए। अगर यदि जैसे एक सिंगल बॉन्ड को हटाइएगा तो उसके बदले में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा अब यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसको भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हटाने के लिए एक क्या हुआ, दोनों बॉन्ड हटाए, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना पड़ा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना पड़ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर यदि हमको बॉन्ड हटाना है, यहाँ पे बॉन्ड को हटाना है, तो हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, जोड़ना है। यानी जो वो संतृप्त वसीय अम्ल था, उसमें अगर यदि हम हाइड्रोजन की मात्रा को जोड़ देंगे तो यह वो संतृप्त वसीय अम्ल भी क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। नहीं हो गया, देखिए हाइड्रोजन जोड़ दिए तो 2 कार्बन के बीच सिंगल, 2 कार्बन के बीच सिंगल, 2 कार्बन के बीच सिंगल, 2 कार्बन के बीच सिंगल। इसका मतलब वो संतृप्त वसीय अम्ल से संतृप्त वसीय अम्ल में बनाने के लिए हमको एक विधि से गुजरना पड़ेगा, जिसमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की मात्रा को वो संतृप्त वसीय अम्ल में बढ़ाना होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। मतलब इसमें हाइड्रोजन कर दो, किसमें, वो संतृप्त वसीय अम्ल में हाइड्रोजन को कर दो, यानी उसमें भर दो। भर दोगे तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया तो इसमें भी ऊर्जा की मात्रा बढ़ गया, अधिकतम ऊर्जा हो गया, ठीक है। हम क्या था भाई, ये डबल बॉन्ड था, उसमें हाइड्रोजन डाल करके उसको हम सिंगल बॉन्ड वाला बना दिए। यानी डबल बॉन्ड था, कम ऊर्जा वाला था, उसमें हम सिंगल हाइड्रोजन डाल करके सिंगल बॉन्ड करवा दिए, यानी अधिकतम ऊर्जा वाला बना दिए, ठीक है। यानी वह एक तेल था, डबल बॉन्ड जब था वो क्या था, एक तेल था, और उसको जैसे हम क्या किए, हम हाइड्रोजन डाल दिए, वो क्या बन गया, अब घी बन गया। अब इसी प्रोसेस को जो हम लोग जो डालडा जो नाम सुनते थे, हम लोग क्या कर रहे थे, चलिए देखते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोनाइजेशन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, समझिए ध्यान से, जो वो संतृप्त वसीय अम्ल है, क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या होता है, जो वो संतृप्त वसीय अम्ल है, वो संतृप्त वसीय अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा को मिलाएंगे। और संतृप्त वसीय अम्ल जो उधर वाला था, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा को मिलाएंगे, और यह अभिक्रिया थोड़ा तेजी से हो, उसके लिए हम उसमें क्या डालेंगे, निकेल को डालेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे,
हीट कर देंगे यानी गर्म कर देंगे, उसके बाद यह वो संतृप्त अम्ल में क्या था, हाइड्रोजन एक ना कमी था। अब हाइड्रोजन भर दिया तो उसका डबल बॉन्ड अब किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। हाइड्रोजन की मात्रा इसमें अधिक हो गया। जब हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो गया तो वो संतृप्त कहाँ रहा, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो गया तो यह क्या हो जाएगा, संतृप्त वसीय अम्ल। क्या हो जाएगा, संतृप्त वसीय अम्ल। क्या हो जाएगा, संतृप्त वसीय अम्ल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति घी। यही कन्वर्ट जो किया जाता है यानी कोई भी तेल से, वो संतृप्त वसीय अम्ल के अंतर्गत कौन कौन सा तेल आ रहा था, जैसे देखिए सोयाबीन का तेल हो गया, क्या हो जाएगा, सोयाबीन का तेल हो गया। उसके बाद देखिए सूर्यमुखी का तेल हो गया, ठीक है। ये सब जो तेल सब था ये सब क्या था, वो संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड किया गया और उसमें क्या किया, निकेल की उपस्थिति में क्या रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो इधर जो बना ये घी बन जाएगा। कौन सा घी बन जाएगा, इस घी को क्या कहेंगे हम लोग, वनस्पति घी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, वनस्पति घी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वनस्पति घी। यानी वनस्पति यानी पौधे से प्राप्त घी, इसका बना तो घी ही है, ठीक है, लेकिन यह किससे घी बना है, यह वनस्पति यानी पौधे से प्राप्त है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, वनस्पति घी कहते हैं। चलिए एक और चीज, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांस फैट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस फैट। इसको हम क्या कहेंगे, हम ट्रांस फैट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, समझिए ध्यान से। ट्रांस फैट इसको इसलिए कह देते हैं कि ट्रांस फैट मतलब, ट्रांस मतलब क्या होता है, परिवर्तित। ट्रांस मतलब क्या होता है, परिवर्तित। ट्रांस मतलब क्या होता है, परिवर्तित, ठीक है। अब फैट मतलब क्या होता है, वसा, यानी परिवर्तित वसा, यानी बदला हुआ वसा। यह पहले था वो संतृप्त वसीय अम्ल था यानी वसा था, अब इसको बदल करके किसमें बदल दिया, संतृप्त वसीय अम्ल में बदल दिया, ठीक है। चलिए यही जो वनस्पति घी है, इसी का एक कंपनी का नाम है जो कि डालडा, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है। हम लोग सोच लेते हैं डालडा ही जो है ना वनस्पति घी है ना, डालडा एक कंपनी का नाम है, ठीक है। चलिए इसका हो सकता है फिगर है उसका, नहीं अच्छे देखते हैं कहीं होगा जरूर। अच्छा नहीं, फिगर ऐड नहीं कर पाए थे, चलिए कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा यह, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस फैट कहते हैं। और यह जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसानदेह होता है। हम आपको बोले हैं संतृप्त वसीय अम्ल तो नुकसानदेह होता ही है, जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, ऊर्जा जहाँ अधिक होने लगा है वह आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन वो संतृप्त आपको नुकसान कभी भी नहीं देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको बताना है, यहाँ पे आपको हम बताए थे कि यह जो संतृप्त जो था यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रहा था और वो संतृप्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा रहा था। अब चलिए हम समझते हैं कि यह कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़। ये दोनों का तो अंतर आप समझ में आ चुका होगा, संपूर्ण रूप से बारी बारी से व्याख्या करके हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल जो कोई बढ़ा रहा है कोई घटा रहा है, ये बढ़ा रहा था, अब वो क्या कर रहा था, वो संतृप्त घटा रहा था। अब समझिएगा क्या है कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझिए। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल समझिएगा ध्यान से। यह कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, यह एक पीला जैसा, कैसा है, पीला जैसा, कैसा कह सकते हैं, पीला कलर का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, चलिए लगभग समझिए। यह कैसा है, एक पीला कलर का, ओहो चलिए हमारे पास तो ऑप्शन है भाई, जैसे ये है जैसे है ना ये पीला कलर, ठीक है, इसी कलर का, ये पीला कलर का एक चिपचिपा पदार्थ है। ये क्या है, पीला कलर का है, यह चिपचिपाहट है, ठीक ना, कहीं से दीवार का ऐसा होता है इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। ये चिपचिपा पदार्थ है, यह पीला रंग का होता है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, यह किस प्रकार से हम लोग के लिए नुकसानदेह होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए एक फिगर के माध्यम से पहले समझाते हैं। चलिए भाई चलो निकलो, तुम लोग का काम नहीं है। चलिए अब जो मुख्य कार्य है भाई इनका है। चलिए अब कोलेस्ट्रॉल को आप समझिएगा। अब कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, अब देख रहे हैं ये पीला पीला जैसा जो है, यही क्या है आपका, ये कोलेस्ट्रॉल है। ये आपका क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है, देख सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, इस तरह से ये जमा हुआ है। चलिए ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या चीज है, उस चीज को देखिएगा।
जैसे जो रक्त वाहिका जो होता है, नस होता है, क्या होता है, ये नस होता है। हम लोग के भी क्या है, शरीर में नस है, आप लोग के भी शरीर में नस है। ये क्या आपका नस का ही फिगर है, ये जो है रक्त वाहिका जो है ये नस का ही फिगर है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि उस नस के माध्यम से लगातार क्या होता है, रक्त जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहता है, एक कंटिन्यू, हर हमेशा, एनी टाइम, आप सोए हो तब फिर भी, जगे हो तब फिर भी, ठीक है। अब एक तरह से नस, वो नस क्या एक नली है ना, और नली जितना क्या रहेगा, एकदम खुला रहेगा, किसी तरह से दबाव चिपटा नहीं रहेगा। जैसे कोई भी जो जो पाइप जो होता है घर में भी लगा हुआ जो पाइप होता है, या खेतों में पानी पटाने वाला जो पाइप होता है, वह पाइप अगर दबा रहेगा तो पानी का फ्लो दिक्कत होगा, पानी का एक स्थान से दूसरे जाने में दिक्कत होगा। और जितना हुआ क्या होगा, बीच का गैप अच्छा रहेगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगा, तो वो आराम से फॉलो होते जाएगा। जहाँ रुकावट आ जाएगा उसको फॉलो होने में क्या होगा, समस्या होगा। उसी प्रकार से देखिए कि हम लोग का जो ये क्या है, नस है, ये क्या है, नस है, ये हो गया क्या, एक नस का ये दीवार है, ठीक है। अब बीच से क्या होता है, रक्त देखिए ये क्या है, आरबीसी है, ठीक है। ये देख रहे हैं जो प्लेट जो ये सब क्या है, ये आरबीसी है, ठीक है। ये रक्त क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक दीवार है, ये क्या है आपका, ये दीवार था, ये क्या आपका है, दीवार था, ये नस का। और उसमें जाकर के देखिए ये क्या क्या चिपक गया, ये इतना बड़ा जगह छेक लिया। जहां देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रास्ता था, यहाँ पे कितना बड़ा रास्ता था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रास्ता था, है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता था, फ्लो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं जाने में हो रहा था। अब यहाँ आने के बाद देखिए रास्ता मात्र इतना सा बचा है, मात्र कितना सा बचा है, इतना सा बचा है। इसका मतलब जिसे देखिए ये नस है, ठीक है। अब नस ऐसा नहीं कि इधर से, यहाँ से देखिए कितना बड़ा क्षेत्र से कोई रक्त जैसे इधर से जा रहा है, कितना बड़ा क्षेत्र से जा रहा था, इतना बड़ा क्षेत्र से जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ आके कोलेस्ट्रॉल की किया, यहाँ आकर के ऐसे भर गया। जरूर नहीं कैसे भरेगा, इधरों से जमा हो जाता है, ठीक है। अब जमा हो गया, इतना क्षेत्र को वो घेर लिया, इतना क्षेत्र को कोलेस्ट्रॉल घेर लिया। अब जहाँ रक्त यहाँ फ्री रूप से जा रहा था यहाँ से, अब इतना सा छोटा रास्ता से जाने लगा, क्या हो गया, यह छोटा रास्ता से जाने लगा। तो इसमें समस्या क्या चीज होता है, उस चीज को समझते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे देखिए मोटर जो होता है, हम लोग के घर में जो पानी पटा जो मोटर लगाता है ना, जो कि पानी नीचे से ऊपर खींचता है, हम लोग टंकी के पास जाता है, जो मोटर लगा होता है, वो मोटर क्या करता है, देखिए मोटर पानी को क्या करता है कि प्रेशर से धकेलता है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी उड़ी धोते हैं ना, जो मोटर का चालू करके, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, मोटर चालू है, ठीक है, मोटर क्या कर रहा है, पानी को धकेल रहा है बाहर पाइप में, ठीक है। अब पाइप जो होता है, पाइप को क्या कीजिए, बीच से दबाइएगा ना इस तरह से, तो पानी का फोर्सिंग देखिएगा तेज होगा, प्रेशर क्या होता है, तेज होता है, वो पानी तेजी से फ्लो करता है। क्यों, जब आप दबाइएगा तो क्या होता है, वहां से प्रेशर ज्यादा पड़ता है, मशीन पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, फोक्सिंग क्या होता है, तेज हो जाता है, यानी प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। वही हालत यहाँ पैदा होता है। अगर यहाँ पे रुकावट हो जाता है तो क्या होगा, रक्त को जाने में दिक्कत होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तेज हो जाता है। प्रेशर तेज हो जाना मतलब वो वहां पे पानी का प्रेशर तेज हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, रक्त का प्रेशर तेज हो जाता है। अब बताओ, रक्त का प्रेशर तेज हो जाना मतलब, रक्त मतलब क्या हो गया, ब्लड, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर तेज हो जाना मतलब कौन चीज, हाई हो जाना। तेज होना मतलब क्या हो जाना, हाई हो जाना। इसी को ना हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हाँ, एक और चीज, यह जो जमा जो हो जा रहा है ना, ये जमा हो जा रहा है, देखिए 4-5 प्रकार का बीमारी इससे होगा। चलिए पांचों प्रकार की बीमारी समझ लेते हैं। यह क्या है कि धमनी की दीवारों में यह जमा होता है। किसके दीवारों में जमा होता है, यह धमनी की दीवार में जमा होता है ना, धमनी और शिरा रक्त वाहिका, या धमनी की दीवार में क्या होता है, ये जमा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो जमा जो हो रहा है ना, अब बताइए यहाँ पे क्या कुछ जमा नहीं था, यहाँ तक पाइप ठीक था, यहाँ कुछ जमा हो गया, तो धीरे धीरे ये पाइप यहाँ क्या होता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसके जमा होने के कारण से, इसके कठोर हो जाने के कारण से, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट बीमारी समझ लीजिए, इसको कहते हैं धमनी धमनी काठिन्य रोग। कभी कहीं देखिएगा, कभी धमनी काठे नेरिया रोग देखिएगा, ठीक है। धमनी काठे नेरिया रोग बोलिए, या इसी को कहते हैं, चलिए इसी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस, कहीं आपको धमनी काठिन्य रोग कह लिखा हुआ रहेगा, कहीं धमनी काठिन्यरिया रोग लिखा हुआ रहेगा, कहीं आपको एथेरोस्क्लेरोसिस रोग बोलेगा, ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए, मतलब यह जो धमनी जो होता है, ये जो कठिन जो होता है, हार्ड जो होता है, कठोर जो हो जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, इसके जमा होने से इसको कहते हैं धमनी काठिन्यरिया रोग कहते हैं, ठीक है। ये किसके कारण से हुआ? कोलेस्ट्रॉल का जमा होने के कारण से। अब यही कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, या ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ब्लड का बहाव क्या हो गया, या तीव्र हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, दूसरा बीमारी क्या हो जाएगा आपका, यह रक्त प्रवाह चलिए देखिए, रक्तदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, रक्तदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जिसके कारण से क्या होगा भाई, रक्तदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई। क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर हाई। चलिए, अब यह ब्लड प्रेशर हाई बहुत कुछ करवा देगा, यह ब्लड प्रेशर हाई बहुत कुछ करवाएगा। चलिए, अब हम इस चीज को हम समझते हैं। चलिए, दो फिगर है, दोनों फिगर को यहीं पे हम पुट करेंगे। एक इसको और एक इसको। चलिए, काम हो जाएगा ये दोनों से। चलिए, पहले हम इसमें आते हैं, ब्रेन में आते हैं। किस में आते हैं वो, ब्रेन में। चलिए देखिएगा, अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, शरीर का जितना भी क्या है, शरीर का जितना भी नस है, सब में रक्त प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। और वह रक्त के माध्यम से ही यह कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, यह गमन करते रहता है। गमन करते 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 कहीं भी दीवार में जाके चिपक जाता है। ऐसा नहीं कि फिक्स यहीं चिपकेगा तो यहाँ चिपकेगा, कहीं के दीवार में जाकर के यह चिपक जाता है। और बता दें कि हम लोग का जो और बॉडी का जितना भी नस है ना, वो नस क्या है, मजबूत है। और वह क्या, उसका आकार बड़ा है, उसके बीच का छिद्र क्या है, बड़ा है। जैसे देखिए, यहाँ का जो नस देखिए, यहाँ सबका नस क्या होता है, दिख जाता है, ठीक है। ये सबका नस क्या है, यह सब नस बड़ा है। लेकिन हम लोग का जो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का नस बहुत पतला है। और जब बहुत पतला है, वह कमजोर भी होगा, ठीक है। अब उसमें क्या स्थिति पैदा होगा, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, यह कोलेस्ट्रॉल क्या था, रक्त के माध्यम से ही गमन करता है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुला हुआ रहता है। अभी हम बताएंगे वो कैसे जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कोलेस्ट्रॉल रक्त में ही घुला हुआ रहता है। अब रक्त को जैसे देखिए नस है, इसके माध्यम से आया कोलेस्ट्रॉल, आते 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 यहाँ पे आकर के क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आते आते देखिए ये क्या है, ये पीला सा है यहाँ पे, यहाँ आकर के कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया है, जम गया है। अब बताइए, कोलेस्ट्रॉल जम गया यहाँ, अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, तेज होगा। ब्लड जो है यहाँ पे जोर से झटका देगा और तेज देगा। अब यहाँ हो गया, पूरे जाम हो गया है, अब आगे बढ़ ही नहीं सक रहा है। आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, ये और ज्यादा ब्लॉक हो गया, और ज्यादा ब्लॉक हो गया। अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, इतना जाम हो गया, क्योंकि वहाँ के नलिकाएं भी तो बहुत पतली होती है ना, वो जाम हो जाता है। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर रहेगा हाई, उस प्रेशर को क्या करेगा, नस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वह नस क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, नस क्या हो जाएगा, फट जाएगा। उस रोग को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क के नस को फट जाने को क्या कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क रक्तस्राव। क्या कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क रक्तस्राव। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन हेमरेज। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ठीक है। एक बीमारी का ये पता चला। हाँ, और एक और बीमारी इसी में होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आकर के क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। अब इधर यही रास्ते से ना इधर भी रक्त जाता है, यही रास्ता है जाने का ना उधर, ठीक है। थोड़ा यदि फिगर के कारण यदि नहीं दिख रहा, थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, इसी रास्ते के कारण से ना उधर नहीं जा पा रहा था। देखिए,
इसी रास्ते यहीं पे जमाव के कारण से ना वो उधर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि रक्त यहीं जम गया था, रक्त यहीं पे, कोलेस्ट्रॉल यहाँ जम गया था, तो रक्त आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो अब देखिए यहाँ का जो कोशिका था, वहाँ की कोशिका को क्या चाहिए, शरीर का जितना भी कोशिका चाहे सबको ग्लूकोज चाहिए, सबको ग्लूकोज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सबको ऊर्जा बनाना है। हर कोशिका को ऊर्जा खुद से बनाना पड़ता है। कोई कोशिका किसी को उधार पैसा कोई भी ऊर्जा नहीं देता है। अगर वह कोशिका ऊर्जा नहीं बनाएगा, वह कोशिका खुद मर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब बताइए, ग्लूकोज किस में रहता है? रक्त में ही रहता है। ग्लूकोज कहाँ रहता है? रक्त में ही रहता है। अब बताइए, रक्त यहाँ आकर के रुक गया है। अब यहाँ पे जो जितना भी कोशिका, इधर का जितना भी कोशिका है, अब इसको रक्त मिल ही नहीं रहा है, इसके पास ग्लूकोज भी नहीं पहुंच रहा है। ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो यह क्या होगा, यह ऊर्जा बना नहीं पाएगा, और इधर का कोशिका क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। इधर कोशिका सब क्या होगा, इधर कोशिका सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब कोशिका मर जाएगा तो ब्रेन काम करना शुरू करेगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, यानी मस्तिष्क का दौरा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क का दौरा, यानी ब्रेन स्ट्रोक। क्या कहेंगे भाई उसको हम लोग, मस्तिष्क का दौरा, यानी ब्रेन स्ट्रोक। चलिए, चौथा बीमारी क्या पता चला हम लोग को, मस्तिष्क का दौरा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, चलिए, ये कहाँ चीज किया, कोलेस्ट्रॉल कहाँ ये अभी हमला किया था हम लोग के मस्तिष्क पे किया था। अगर यदि यही कोलेस्ट्रॉल, ये तो रक्त के माध्यम से जाते आते रहता है, वही कोलेस्ट्रॉल को जो है रक्त किधर लेकर चला आएगा, हृदय की तरफ। किसके तरफ आ जाएगा, हृदय की तरफ। तो वह क्या करता है, उस चीज को अब देखते हैं। इसका भाई कहानी खत्म हुआ, इसको हम हटा दे रहे हैं, समझ गए हैं आप लोग, हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब किसका कहानी शुरू हो रहा है, अब कहानी शुरू हो रहा है इसका, किसका, हृदय का। चलिए, अब हृदय को लेकर के आते हैं। चलिए, अब समझिएगा ध्यान से। यह जो हृदय है, हृदय का क्या, यह रक्तवाहिका है। यह क्या है, रक्तवाहिका, यानी नस है। इसी में रक्त क्या होता है, गमन करता है। जैसे देखिए, इधर से रक्त आ रहा है, इसी में रक्त में मिला हुआ कोलेस्ट्रॉल है। आते 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 क्या करे कि यहाँ पे आकर के देखिएगा, यहाँ पे इसी में जो मिला हुआ कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे आके कोलेस्ट्रॉल जम जाए। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो आप बताइए, वहां जब कोलेस्ट्रॉल जम गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रक्त जो इधर जो आ रहा था रास्ता, इधर भी जाता, इधर अब रक्त जा पाएगा, रक्त नहीं जा पाएगा, और इसको रोक दिया है। इसका भी नस जो होता है पतला ही होता है, लेकिन यह ब्रेन के तुलना में इसका नस क्या होता है, मोटा होता है। इसका नस जल्दी फटता नहीं है। ठीक है, नहीं फटता है तो क्या समस्या आएगा, उसके बारे में भी समझेंगे। अब देखिए, पहला बात तो यह हो गया कि यहाँ तक जैसे कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब रक्त यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब रक्त में ही होता है ग्लूकोज। ठीक है, अब यह हृदय का और सब जो इधर वाला जो कोशिका, सबको जो ग्लूकोज पहुंचना था, सबको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, क्योंकि रक्त ही नहीं पहुंच पा रहा है। अब ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो यहाँ का जो कोशिका है वह अपना ऊर्जा बना पाएगा, नहीं ऊर्जा बना पाएगा तो यहाँ का कोशिका क्या होगा, मर जाएगा। यह जो कोशिका मर जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। यानी हृदय की कोशिका को, या मांसपेशियां कहिए या उत्तक कहिए। मांसपेशी किसका बना है, कोशिका का बना है। उत्तक किसका बना है, कोशिका का बना है। सब तो कोशिका से ही मिलके बना हुआ। अक्सर देखिएगा कि हृदय की मांसपेशियां को एक तरह से ऊर्जा नहीं मिल पाने के कारण मांसपेशी सही से काम नहीं करने लगा, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। बात वही है, मांसपेशी भी किससे बना है, कोशिका से बना है। उत्तक भी किससे बना है, कोशिका से बना है। इस बात को हर हमेशा नोट करके रखिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, एक बार बता दें। ठीक है, जो हम लोग जो कोशिका जो होता है ना, सेल, ध्यान से, हम लोग जो कोशिका जो सेल होता है, ठीक ना, सेल के समूह को हम लोग कहते हैं टिश्यू। सेल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। यानी सेल से ही बना है क्या चीज, टिश्यू। टिश्यू यानी क्या हो गया, उत्तक। टिश्यू यानी क्या हो जाएगा, और उत्तक। और उत्तक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन। क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन मतलब क्या हो जाएगा, अंग। अंग, एक अंग बना है। अंग मतलब क्या, एक हाथ बना, एक पैर बना, एक हृदय बना, एक किडनी बना, एक लीवर बना, एक
एक आपका फेफड़ा बना, ठीक है। अब देखिए यह अंगों के समूह को हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अंगों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सब बता चुके हैं, अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब अंग तंत्र के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं या जीव कहते हैं, ठीक है। एक क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, या इसको एक बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? छोड़िए हटाइए, लिखिए क्या जी? बॉडी कहेंगे इसको। चलिए समझिए ध्यान से। अब यहाँ यह जाम कर दिया भाई, तो यहाँ से आगे रक्त नहीं जाएगा, तो यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएगी? मर जाएगी। यानी हृदय की कोशिका इसमें मर जाएगा। उसमें ब्रेन की कोशिका मर गया था, नहीं रक्त पहुंचा था, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, यानी मस्तिष्क का दौरा। अब यहाँ हृदय की कोशिका को नहीं ग्लूकोज पहुंच रहा है, वह ऊर्जा नहीं बना पा रहा, वह मर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे हम लोग? हार्ट अटैक कहेंगे, माने यानी दिल का दौरा कहेंगे। मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा तो हम लोग मस्तिष्क का दौरा बोले थे। अब हृदय तक नहीं पहुंच रहा था हम लोग उसको क्या कहेंगे? हम लोग ना हृदय का दौरा यानी दिल का दौरा। उसको हृदय का दौरा नहीं बोल करके उसको लिखा जाता है दिल का दौरा। क्या लिखा जाता है? दिल का दौरा लिखा जाता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट अटैक। क्या कहेंगे हम लोग? हार्ट अटैक। चलिए हार्ट अटैक। एक बात है, अगर यदि यहाँ देखिएगा ध्यान से, चलिए ध्यान से, हम इसमें आपको बताए थे कि यहाँ पर जैसे कोलेस्ट्रॉल यहाँ जम गया था, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल वहाँ जम गया था, तो यहाँ से तो आगे नहीं पहुँच पाया था, यहाँ की कोशिका मर गया था। लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी तो बढ़ रहा था। जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमता है वहाँ पे क्या होता है? रक्त का प्रेशर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। रक्त का प्रेशर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रेशर भी तो अधिक बन रहा था, अब यहाँ प्रेशर बनने से इसका नस तो नहीं फटेगा, क्योंकि इसका नस क्या था? मजबूत था। ब्रेन का नस कमजोर था, वो क्या होता? फट जा रहा था। इसका तो नस क्या था? मजबूत नस था, यह जल्दी फटेगा नहीं। अब जल्दी फटेगा नहीं तो क्या होगा? यह हृदय क्या कर रहा है? पंपिंग करके इसको रक्त भेज रहा है। अब पंप कर करके इधर आगे बढ़ ही नहीं रहा, इधर से धक्का दे रहा है, उधर से रक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जिससे देखिएगा जो मोटर हम लोग के घर में होता है वह प्रेशर पूरा देगा। अब पाइप को दाबे रखिए, कस के दाबे रखिए, उसका असर किस पे पड़ता है? आपका मशीन पे पड़ता है, ठीक ना। कभी कभी मशीन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यदि पूरा एकदम पाइप को पूरा पूर्ण रूपेण दाब दीजिएगा तो मोटर कभी कभी बंद हो जाता है। जो मोटर आपका वहां पे काम कर रहा है घर में, वही काम हम लोग का हृदय का होता है। हृदय भी प्रेशर दे करके रक्त को धकेलता है, मोटर प्रेशर दे करके पानी को धकेलता है। अब पाइप को दाब दीजिएगा कस करके, वह मोटर खराब हो जाता है, मोटर क्या होता है? बंद हो जाता है। वही पाइप की तरह हमारे शरीर के अंदर भी पाइप है, जिसको हम लोग नस कहते हैं, ठीक है। अब यह नस क्या हो गया? यह रास्ता बंद हो गया है, यहाँ प्रेशर अधिक दे रहा है हृदय, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जिसके कारण क्या करेगा? हृदय जो होता है वह पंप करना बंद कर देगा। हृदय धकेलना रक्त को बंद कर देगा। यानी धकेलना मतलब किस आधार पे धकेलता है? जो धड़कता है जो हृदय है वह धकेलता ही है। उसी का आवाज क्या है आपका? हम लोग धड़कन के रूप में जानते हैं। यानी हृदय क्या होगा? धड़कना बंद कर देगा, यानी धकेलना बंद कर देगा। अब हृदय का काम क्या था? रक्त को धकेलना। जो अपना काम जो उसको काम सौंपा गया था वह यदि काम नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं? आप अपने काम में फेल हो गए। अब हृदय का काम था धकेलना, वह अपने कार्य में क्या हो गया? फेल हो गया। यानी हार्ट क्या हो गया? फेल हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट फेल हो जाना। और उसमें क्या बीमारी? एक बीमारी हो जाएगा अब इसी में, हार्ट फेल हो जाना, हार्ट फेल्योर। क्या कहेंगे हम लोग? हार्ट फेल्योर यानी हृदय घात। क्या हो जाएगा इसमें? हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल्योर यानी हार्ट क्या हो जाएगा? उसमें फेल हो जाएगा। चलिए अभी तक समझ में आ गया होगा या कोलेस्ट्रॉल कितना नुकसानदेह है। अब कौन आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा था? वो संतृप्त वसी अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कौन घटा रहा था? वो संतृप्त वसी अम्ल उस समय जो बता रहे थे, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो रहा था? कम हो रहा था। चलिए कौन खाइएगा? संतृप्त वसी अम्ल या असंतृप्त?
इसलिए ज़्यादा सेवन हम लोग को करना है असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। चलिए वह क्या होगा, आपके हार्ट के लिए भी क्या होगा, फायदेमंद होगा, ब्रेन के लिए भी फायदेमंद होगा। इसलिए कहा जाता है ओमेगा 3 जो है ना सेवन करने को बोला जाता है। जो हार्ट अटैक का जिसका समस्या होता है उसको ओमेगा 3 का सेवन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। हमें भी इधर क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे रक्त में भी बढ़ा था, ठीक है, लगभग 132 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। लगभग 100 के एवरेज रहता है, 100 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 132 मेरा पहुंच गया था। तो अक्सर क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दर्द अक्सर होता था, ठीक है। अब वही यदि फिर कोलेस्ट्रॉल कम होने की दवाई भी आती है, ठीक है। वह कोलेस्ट्रॉल कम होने का दवाई कुछ दिन तक खाए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्रोल हो गया, कम हो गया। चलिए चलिए अगला आप बताते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में और थोड़ा कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार से गमन करता है हम लोग के शरीर में, यानी हम लोग के रक्त में। चलिए कहाँ तक थे, वहां पर जाकर करते हैं आगे। चलिए हाँ, कोलेस्ट्रॉल बता रहे थे। चलिए ध्यान से, चलिए हाँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। यह कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह पीला रंग का है, कलर तो आप जाने गए, चिपचिपा पदार्थ है। यह पीला रंग का क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। यह रक्त में गमन कैसे करता है, यह कोलेस्ट्रॉल यह क्या करता है, वसा में घुल जाता है। जिसे कोई वसा है ना, वसा जो होता है, वसा में क्या करेगा, यह वसा में क्या करेगा, इससे कोई वसा है ना, इसी में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, घुल के रहता है। इसी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है घुल के रहता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से रक्त में गमन करेगा। वसा जो होता है, वसा में ही कोलेस्ट्रॉल घुल के रहता है, ठीक है। इस वसा के ऊपर, इस वसा के ऊपर, ठीक ना, एक परत चढ़ा होता है। किसका चढ़ा होता है, यह प्रोटीन का चढ़ा होता है। किसका चढ़ा होता है, यह परत चढ़ा होता है वसा के ऊपर, प्रोटीन का चढ़ा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल मिला के क्या कहते हैं, ठीक है। अंदर में क्या है, लिपिड्स है, यानी वसा है, क्या है, वसा है। बाहर से किसका लेप चढ़ा है, प्रोटीन का लेप चढ़ा है, ठीक ना। वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, लिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लिपिड्स कहते हैं। ये क्या हो गया भाई, प्रोटीन हो गया। इसलिए हम लोग इसको कुल मिला के क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन। इसको कुल मिला के नाम क्या दे दिए हम लोग, लिपोप्रोटीन। क्या दे दिए हम लोग भाई, लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग क्या दे दिए, लिपोप्रोटीन। अब यह क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह लिपोप्रोटीन के रूप में आ गया। क्या लिपोप्रोटीन में क्या आ गया, सब ना आ गया, प्रोटीन भी आ गया, वसा भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। यह लिपोप्रोटीन क्या किया, एक गोला के तरह, एक बूंद बूंद के तरह हो गया। और उस बूंद का ऊपर का कवरिंग क्या चीज का है, प्रोटीन का है। और उस बूंद के अंदर में क्या है, वसा है और कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यह क्या करेगा, इस लिपोप्रोटीन को क्या करता है, हम लोग का जो लीवर जो होता है, इस लिपोप्रोटीन को, लीवर क्या, देखिए लीवर कितना काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है लीवर, ठीक है। रुकिए, क्या है लीवर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, यकृत कहते हैं। इस लिपोप्रोटीन को ये यकृत क्या करता है, यह रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, यह रक्त के माध्यम से, रक्त में ही ना आता है, जिसके कारण हम लोग को नुकसान होने का चांस रहता है। क्या होता है, यह रक्त के माध्यम से यह कहाँ पहुंच देता है, जो वसा है तो वसी उत्तक में भेज देगा। कहाँ भेजेगा इसको, वसी उत्तक में, यानी एडिपोज टिश्यू में। किसमें, एडिपोज टिश्यू में। यही रक्त में जाने के दौरान, रक्त के माध्यम से आवागमन के दौरान यह कोलेस्ट्रॉल चिपकने का काम करता है, ठीक है। यानी वसी उत्तक में यह जाकर के जमा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसके रक्त से जो वसी उत्तक में जाकर जमा होता है रक्त के माध्यम से, यही रक्त में गमन करने के दौरान ही क्या करता है, यह नस में क्या करता है, यह ब्लॉकेज पैदा कर देता है। चलिए किस रूप में रहता है, यह लिपोप्रोटीन के रूप में रहता है। चलिए अब लिपोप्रोटीन भी दो ग्रुप में है। लिपोप्रोटीन भी कितने ग्रुप में है भाई, दो ग्रुप में है। इसको किस आधार से बांटा गया दो ग्रुप में, समझिएगा ध्यान से। यह लिपोप्रोटीन जो है, लिपोप्रोटीन, ठीक है, हिंदी भी वही होगा, लिपोप्रोटीन। देखिए यह घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक कम घनत्व वाला है, एक अधिक घनत्व वाला है। एक लिपोप्रोटीन कौन सा है, कम घनत्व वाला है, एक अधिक घनत्व वाला है। और लिपोप्रोटीन में क्या क्या चीज मिला हुआ है, लिपो यानी लिपिड्स यानी वसा है, और प्रोटीन है। इसी वसा में घुला हुआ था कोलेस्ट्रॉल, इसी में घुला हुआ क्या था, कोलेस्ट्रॉल। तीन चीज है इसमें, वसा है, प्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल है।
अब यह लिपोप्रोटीन दो ग्रुप में होता है, एक होता है कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, एक होता है अधिक घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। अब समझिएगा ध्यान से, एक जो कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन होता है इसको हम कहते हैं लॉ डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या कहते हैं? लॉ डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन शॉर्ट में इसको कहते हैं, देखिए LDL, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? LDL, लॉ डेंसिटी लिपोप्रोटीन। या इसको हिंदी में लिखिए लघु घनत्व लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, ठीक है, लघु घनत्व लिपोप्रोटीन। अब एक और ग्रुप क्या होता है? अधिक घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, यानी हाई डेंसिटी, क्या चीज? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे भाई? HDL। इसको क्या कहेंगे हम लोग? HDL, यानी हाई मतलब क्या हो जाएगा? उच्च, डेंसिटी यानी घनत्व, उच्च घनत्व वाले क्या चाहिए? उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब इसको कहीं कहीं हम LDL कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और इसको कहीं कहीं हम लोग HDL कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, ठीक है। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, क्यों? क्योंकि लिपोप्रोटीन में ही कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, इसके दोनों भाग में कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ? मिला हुआ है। चलिए, यह क्या चीज करता है? इसका एक अलग काम है, इसका एक अलग काम है। अक्सर आप देखिएगा, कोई पाइप ले लीजिए, ठीक है, और उस पाइप के बीच में कोई भारी चीज को, ठीक है, भारी चीज को उसमें जैसे लुढ़का दीजिएगा, जैसे पाइप जैसे ढलान के रूप में, ठीक है, कोई भारी चीज को लुढ़का दीजिए, ठीक है, वह क्या करेगा? इसके अंदर में जो भी थोड़ा मोड़ा जो गंदगी सब होगा उस पाइप के अंदर में कहीं फंसा उसा हुआ, उस सब को लेते हुए क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब कम घनत्व वाला को निकाल उसमें डालिए, ठीक है, वो जो कम घनत्व वाला होगा वह क्या होगा? खुद ही उसको फंसने का डर रहेगा, ठीक है। जैसे समझिएगा ध्यान से, आपको बता सकते हैं कि जैसे 1 kg के आके, जैसे 1 किलो का जो है ना लोहा को किसी कोई चीज में डालिए, कोई पाइप में डालिए, वह क्या करेगा? जो उस पाइप के अंदर जो गंदगी होगा उसको भी लेकर के बाहर निकल जाएगा। वही 1 किलो सेफ का ही, इतना ही आकार का, ठीक है, वो लोहा ना हो करके वो प्लास्टिक का बॉल हो, ठीक है, अब वो क्या होगा? उसका डर ये होगा, वह कम से कम वो क्या करेगा? अंदर में उसी का फंस जाने का डर रहेगा, कि उसका घनत्व तो कम है, वह स्पीड ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए होता क्या चीज है? अब हम उस चीज को क्यों समझा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। हम लोग का जो नस होता है ना, चलिए रुक जाइए, यहीं पे समझा दे रहे हैं उस चीज को भी। चलिए, साइड हो जाओ भाई अभी। चलिए देखिए, हम लोग का जैसे ये नस है, ठीक है, ये क्या है? नस है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या है? जमा हुआ। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या है? जमा हुआ है। अगर यदि जो उच्च घनत्व वाला आएगा ना, उच्च घनत्व वाला, जैसे उच्च घनत्व वाला है, यह भारी भरकम है, तो यह क्या करेगा? इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? इस कोलेस्ट्रॉल को हटाते हुए, इस कोलेस्ट्रॉल को हटाते हुए चला जाएगा, इस कोलेस्ट्रॉल को हटाते हुए चला जाएगा, रास्ता साफ करते हुए चला जाएगा, भारी भरकम है तो, ठीक है, अधिक घनत्व वाला है तो। वहीं अगर यदि यह LDL कोलेस्ट्रॉल जाएगा, यह कम घनत्व वाला है, तो यह खुद ही क्या करेगा? इसमें जाकर के अटक जाएगा, यह खुद ही इसमें जाकर क्या करेगा? और अटक कर देगा। पहले यहाँ तक था तो यह और ज्यादा अटक जाएगा, ठीक है। इसलिए कम घनत्व वाला जो होता है वह हमारे लिए नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि यह जाकर के चिपक जाता है। देखिए, यह जो आपका फिगर है, इसमें 2 फिगर आपको दिख रहा है, एक LDL का है, लॉ डेंसिटी लिपोप्रोटीन का है, एक HDL का है। चलिए, चलिए इसमें देखिए 2 उदाहरण है। एक नीचे वाला जो है, ये पीला जैसा जो है, ये क्या है? आपका
एलडीएल, देखिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल का उदाहरण है। एलडीएल ये क्या कर दे रहा है, देखिए जो एक रक्तवाहिका जो नस जो था उसमें यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को देखिए कहाँ तक भर दिया, यहाँ तक भर दिया, जहाँ इतना बड़ा रास्ता था रक्त को जाने के लिए, ये इधर से भी जाम कर दिया, इधर से भी जाम कर दिया, मात्र इतना सा रास्ता बचा है। बताइए ब्लड प्रेशर हाई होगा कि नहीं? हाई अगर ब्लड प्रेशर होता है यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। जब ब्रेन में गया तो दो बीमारी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, या हार्ट की ओर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपको हार्ट अटैक ला देगा, हार्ट फेल कर देगा, ठीक है, ये सब समस्या आपको ले आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, यह नुकसानदेह है। यह वही देखिए एचडीएल, देखिए इसमें ग्रीन कलर लगा हुआ है, इसका मतलब ये फायदेमंद है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ये ग्रीन कलर लगा हुआ है, मतलब एक तरह से दे दिया कलर, ठीक है। चलिए ये एचडीएल, यह क्या है एचडीएल, यह क्या करता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को रहने दिया है नहीं। एचडीएल का यदि आप सेवन कीजिएगा, खाइएगा, तो आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को एकदम खत्म कर देगा, नहीं रहने देता है, ठीक है, कम कर देता है, तो वहां पे हटा देता है कोलेस्ट्रॉल को। लेकिन वही लो डेंसिटी वाला खाइएगा तो वह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। चलिए हम इसी में हम बताए थे आप लोग को हम बताए थे इस चीज को लेकर के कि हाँ कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा कौन रहा था। बोले देखिए इसमें थोड़ा इसका लिख देते पहले, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, एलडीएल कम घनत्व वाला बढ़ाता है, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कौन कौन सा रोग होता है बता दिए थे, क्या क्या होता है, कौन कौन सा होता है, इसमें भी लिख देते थोड़ा सा, जिससे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, धमनी काठिन्य रोग होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वही जितना रोग बताए थे वो सब रोग होता है, ठीक ना। चलिए या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, यह बढ़ा देता है, ठीक है। यह जो बढ़ा देता है इसी के कारण से इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या इसे बुरा लिपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यह क्या करता है, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। अब जो कम कर रहा है उसको कौन कहेंगे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे लोग, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। हम आपको बताए थे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कौन बढ़ा रहा था, आपको हम जो संतृप्त वसीय अम्ल और संतृप्त वसीय अम्ल में बताए थे, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होता था, वही क्या कर रहा था, आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रहा था। आपको वह जो बहुत अधिक हाइड्रोजन वाला किससे प्राप्त हो रहा था, हम लोग को जंतु से प्राप्त हो रहा था। कौन कौन था, आपको घी था, उसके बाद पनीर था, और कुछ कुछ संतृप्त में आया हुआ था उधर से, वो संतृप्त से कौन, नारियल तेल आया हुआ था। कौन आया था, नारियल तेल आया हुआ था। इसका मतलब जो है इसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, एलडीएल को बढ़ाने का काम कौन करेगा, और संतृप्त वसीय अम्ल कौन करेगा, संतृप्त वसीय अम्ल एलडीएल की मात्रा को एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, और एलडीएल बढ़ेगा तो हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या कि यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, बात वही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए संतृप्त वसीय अम्ल यह किसका मात्रा बढ़ाएगा भाई, ये एचडीएल का मात्रा बढ़ाएगा, एचडीएल का मात्रा बढ़ाता है। एचडीएल का मात्रा बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अभी तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कोलेस्ट्रॉल कितना घातक है हम लोग के लिए। अगर यदि कोलेस्ट्रॉल से आपको बचना है, वैसा सब समस्या जितना हम बीमारी बताए हैं उससे बचना है, तो आपको यूज क्या करना है, वो संतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है। और इसका उदाहरण अगर यदि देखना चाहते हैं, एलडीएल का उदाहरण क्या क्या चीज हो जाएगा, देखिए संतृप्त इसके अंतर्गत है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या चीज हो जाएगा, वही हो जाएगा जो संतृप्त का एग्जाम्पल था, क्या था, घी था,
उसके बाद क्या था, चर्बी था और पनीर था और नारियल तेल था और क्या था भाई, और डालडा थी, वो वनस्पति तेल था। क्या चीज, वनस्पति तेल, जो हम हाइड्रोजन डाल करके बनाए थे उसी को पति में वो संतृप्त वसी अम्ल में हाइड्रोजन डाल के बनाए थे। क्या था, वनस्पति तेल था। ठीक है, और वह सब तेल में भी बनता है, जैसे कि आपका जो वनस्पति सरसों का ही तेल है वो तो संतृप्त में आता है, लेकिन उसी में अगर कोई समोसा जैसे छाक रहा है, एक ही तेल में अगर 4-5 बार समोसा को छाक दिया जाए तो उसके बाद जो समोसा जो छकेगा वह क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने लगेगा, वो फिर हानिकारक हो जाएगा। फर्स्ट ही बार में यूज कीजिए, उसको खाइए। चलिए, इसका एग्जाम्पल ये सब हो गया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, आपका जितना भी तेल है, कौन कौन सा तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, अलसी का तेल हो जाएगा, और क्या चीज़ हो जाएगा, सूर्यमुखी का तेल हो जाएगा, और क्या चीज़ हो जाएगा, मूंगफली का तेल हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ था इसके अंदर, कॉड लिवर मछली का तेल, कॉड लिवर का तेल या कॉड लिवर जो मछली है उसका तेल हो जाएगा। ये सब खाइए। इस सबके ग्रुप को मिला करके एक और नाम से हम लोग यूज करते हैं इसका, क्या चीज़, ओमेगा-3। क्या चीज़ यूज करते हैं, ओमेगा-3। ठीक है, चलिए, आप एलडीएल एचडीएल आपको समझ में आ गया होगा। आपको खाना क्या चीज़ है, एचडीएल खाना है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अधिक घनत्व वाला को खाना, ताकि वो सब कचरा को समेटते हुए बाहर कर दे। देखते हैं मोटा आदमी भीड़ में चलता है, पूरा सब कुछ साफ करते हुए निकल जाता है। चलिए, अब हम लोग को ये चीज़ समझना है कि चलिए, कोलेस्ट्रॉल का तो नुकसान तो अभी तक हम लोग समझ गए, कितना बीमारी लाता है, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुका है। लेकिन भाई, हमारे बॉडी का लगभग 75% कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, हमारा खुद शरीर बना रहा है। बाहर से जो खाए अलग मैटर खाता है, हम लोग का खुद शरीर बना रहा है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा है तब तो शरीर बना रहा है। अगर फायदा नहीं होगा तो शरीर कभी भी नहीं बनाएगा। चलिए, बहुत बुराई कर ली हम लोग कोलेस्ट्रॉल का, कुछ इसके फायदे के बारे में भी बताते हैं। चलिए, चलिए, थोड़ा कैमरा बहुत ज़्यादा हिट हो गया, इसके कारण से अभी यहाँ तक अभी चला, ठीक है ना। बस ये चैप्टर में अब कुछ खास बचा नहीं है। जो कोलेस्ट्रॉल का जो लाभ है वो हम बताएंगे, उसके बाद बता देंगे कि BMI क्या चीज़ है, बॉडी मास इंडेक्स क्या चीज़ है। ठीक है, वो बता देंगे। उसके बाद ये चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्लास चलेगा, आगे जो आपका क्लास चलेगा विटामिन चलेगा ना, उसी में इसको पहले थोड़ा समझा देंगे, उसके बाद विटामिन चलेगा। ठीक है, चलिए, जो भी देखिए, मेरा कोशिश ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा समझाए, रिपीटेशन ज़्यादा हम करते हैं, जान करके करते हैं, ताकि माइंड में आपको सही रूप से आए। अगर उसमें भी कोई समस्या आता है तो उस चीज़ के लिए बोलिए। थैंक यू, जय हिंद।